हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सब्जेक्टिव प्रश्नों को, फिजिक्स के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इस सीरीज में हम लोग पूरे 12th के बहुत ही महत्वपूर्ण 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और इसको आप लोग नोट करके एक जगह रख लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें से बाहर से एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ये बात जरूर याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 पहले हो चुका था। ये हमारे सीरीज का कैवा क्वेश्चन है? 8वां क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने 7 क्वेश्चन नहीं नोट किया है तो जल्द जाकर नोट कर लें। चलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। विद्युत क्षेत्र रेखा के क्या करने हैं? गुणों को लिखने। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को क्या करना है? आपको लिखना है। चलिए कैसा जवाब देंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। ठीक है, निम्नलिखित गुण है यानी नीचे लिखा गया गुण है। क्या क्या गुण है भाई? पहला, यह रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटता। अच्छा, दूसरा, यह रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। कहां से निकलता है? धनावेश से। और कहां समाप्त होता है? ऋणावेश पर समाप्त होता है। क्लियर है? यह काल्पनिक रेखा होता है, यानी ये रेखा वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र की प्रबलता। चलिए समझा देते हैं, पिक्चर के द्वारा समझिए। यहां मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज। सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी? धनावेश से निकलेगी और कहां तक जाएगी? ऋणावेश तक जाएगी। अच्छा, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकता। काट देगा तो भाई बहुत समस्या हो जाएगा। क्या होगा इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। इस प्रश्न में केवल यही बताना है कि गुण बताइए। तो गुण क्या भाई? पहला तो ये धनावेश से निकल रहा है और ऋणावेश पे समाप्त हो जाएगा, यानी ऋणावेश में प्रवेश कर रहा है। दूसरा क्या कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटता। और तीसरा है कि ये काल्पनिक रेखा होता है। काल्पनिक कहने का मतलब कि इसकी केवल कल्पना की गई है, वास्तव में ऐसा कोई रेखा होता नहीं है। और जो किसको दर्शाता है भाई? विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाता है। क्लियर है ना? चलिए क्या होगा? देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है। पहला, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर्स इनटू नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है यानी निकलता है और इंटर करता है किसमें? नेगेटिव चार्ज में। दे आर इमेजिनरी लाइंस। दे आर इमेजिनरी लाइंस which represent the strength of electric field। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक पावर के स्ट्रेंथ को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। इसको समझ लीजिए। पॉजिटिव टर्मिनल से यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा, कहां पे इंटर करेगा? निगेटिव चार्ज में। अच्छा, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा आगे बताया जाएगा आपको कि ये क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी करने का मतलब कि केवल इमेजिन किया गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो देख लिया विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुण हैं। ये तीनों गुण बता दिया गया, आपको अच्छे से समझा के लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाए। हो सकता है तो आप इसमें ड्रॉ भी करके दिखा दे कि एक चार्ज बना दे और यहाँ से बना दे कि हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकल रहा है। पॉजिटिव से होगा तो निकल रहा होगा, निगेटिव में होगा तो इंटर कर रहा होगा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाए, निगेटिव चार्ज के लिए बनाएंगे तो क्यों हो गया? इसमें क्या करेगा? इंटर करेगा। क्लियर है? इसका ड्राइंग आपको बता दिया जाएगा कैसे बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कूलम्ब का नियम लिखें तथा राइट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के लॉ को क्या करना है? आपको केवल लिखना है, सिंपली लिख देना है कि कूलम्ब का लॉ क्या है। चलिए क्या है? इस नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार, दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? यहां से ये भी सवाल हो गया कि दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? स्थिर वैद्युत बल लगता है। आवेश के गुणनफल यानी उनके आवेश का गुणनफल जो होगा उसके क्या होगा? समानुपाती होगा। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। किसके समानुपाती होगा? आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब कि एफ का जो वैल्यू होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा किसके? Q1 इंटू Q2 के। और दूसरा क्या करा कि F का वैल्यू जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके?
आर स्क्वायर के, यही कहा जा रहा है। क्लियर है? चलिए इंग्लिश में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। और इनडायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स जो होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ना? अच्छा, इसको जब दोनों को एक साथ ले लेंगे तो F का F हो जाएगा और ये दोनों समानुपाती का चिन्ह Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी दोनों को एक साथ लेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर? एक और चीज बता देते हैं आपको, थोड़ा देख लीजिए आप। चलिए, क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 इंटू Q2 के, और इनवर्सली किसके? आर स्क्वायर के। अब जब इन लोगों को एक साथ ले लिए तो ऐसा आ गया, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाए तो इक्वल आएगा और क्या आएगा? के आएगा। इक्वल आएगा और के आएगा इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आएगा। और के का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यानी स्थिर वैद्युत नियतांक। क्या होता है? स्थिर वैद्युत नियतांक। तो के को हटा के यहाँ पे उसका वैल्यू रखेंगे। क्या वैल्यू होता है? याद रख लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। मतलब के का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका वैल्यू भी फिक्स है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए गए आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या होता है भाई? 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है ना? तो कूलम का नियम क्या है बता दिया गया। कैसे लिखना है आप इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, दोनों को एक साथ लेंगे ऐसा आ जाएगा। इसको हटा के इक्वल के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहां के का वैल्यू भी के के वैल्यू लिख देंगे 1/4 पे एप्सिलॉन और जिसका मान इतना होता है, एकदम एक्सप्लेन करके लिख देंगे, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। क्लियर है ना? हो जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स सवाल भी रह सकता है आपके एग्जाम में। क्या रह सकता है देखिएगा, कुछ 2 मार्क्स के ऐसे भी या ऑब्जेक्टिव में भी रह सकते हैं। कैसा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि अगर अभी आपको बताया गया कि ये व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? दूरी के वर्ग के। क्वेश्चन क्या रहेगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दें? 2 गुना कर दें, या 3 गुना कर दें, या आधा कर दें, या 4 गुना कर दें, तो लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? बोलेगा कि दो चार्ज के बीच का फोर्स जो है 2 टाइम्स हो जाए, यानी डबल्ड हो जाए, तो फिर उसके बीच का फोर्स क्या हो जाए? यानी डिस्टेंस। ऐसा पूछ सकता है कि डिस्टेंस अगर डबल हो जाए तो फोर्स क्या होगा, या फिर फोर्स डबल हो जाए तो डिस्टेंस क्या होगा। यानी दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो बल क्या होगा, या बल दुगुनी हो जाए तो दूरी क्या होगा। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, कितने टाइम्स बोला जा रहा है? 2 टाइम्स। उसका आप लोग क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना? 4। 4 बट्टा में क्या हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/1 ऊपर जाके 1/4 हो जाएगा। अब अगर बोला कि दूरी जो है दोगुनी हो जा रही है तो बल 1/4 गुनी, या फिर बल 2 गुनी हो जा रही है तो दूरी 1/4 हो जा रही है। मतलब उल्टा हो जाएगा। फोर्स ये हो जाएगा तो डिस्टेंस इतना, अच्छा डिस्टेंस ये हो जाएगा तो फोर्स उतना हो जाएगा। क्लियर है ना? बना लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्या है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? अभी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है धनावेश से निकलता है, ऋणावेश में जाता है। अच्छा, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता है? Why two electric field lines do not या never intersect each other? कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती है भाई? देखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा खींच ली, यहाँ पे धनावेश से निकला है और ऋणावेश में गया है, ठीक है। इस पे जो स्पर्श रेखा खींचते हैं यानी टेंजेंट, वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा बताता है या विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। यदि वह एक दूसरे को काट देंगे, मान लो कि ये एक दूसरे को काट दिया, तो कटान बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। जब एक दूसरे को काट देगा तो कटिंग पॉइंट से, ये कटिंग पॉइंट
इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। कितनी स्पर्श रेखा? दो। अच्छा, दो स्पर्श रेखा हो जाएगी जिससे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। काट दिया तो स्पर्श रेखा कितना हो गया? दो हो गया। तो दो स्पर्श रेखा हो गया तो कटान बिंदु दो, कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। अच्छा, दो स्पर्श रेखाएं, मान लो एक इधर और एक इधर, मान लो कि दो हो गया। तो दो हो गया तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र का दिशा भी क्या हो गया? दो हो गया, जो कि होना क्या है? असंभव है। ऐसा संभव नहीं है, जो संभव नहीं है यहाँ असंभव होगा, जो असंभव है इसलिए यह एक दूसरे को नहीं काटते। यहाँ असंभव है, क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लेते टाइम ध्यान देंगे, यहाँ असंभव होगा, मिस प्रिंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The tangent draw on electric field lines, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है वो रिप्रेजेंट करता है किसके डायरेक्शन को? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ये एक दूसरे को काट दे तो कटिंग पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। कितना टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा? दो। और दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा मतलब कि क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी कितना हो जाएगा? दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? दो। अच्छा, दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या है? इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव है ही नहीं। अच्छा, इसी वजह से वो एक दूसरे को काटता नहीं है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी रह जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कितना एंगल पे काटता है। काटता ही नहीं है तो एंगल की बात क्या होगी? क्या होगा? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्लियर है ना? याद रहेगा ना? चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। गॉस प्रमेय को लिखे। गॉस प्रमेय, राइट गॉस थ्योरम, ये बहुत आसान सवाल है, पढ़े होंगे आप लोग। इस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कह रहा है कि फ्लक्स अगर हो फाई तो चार्ज का 1/ε0 गुना क्या हो जाएगा भाई? विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। यानी फ्लक्स का मान आवेश का कितना गुना? 1/ε0 गुना होता है। ये कौन सा थ्योरम बताता है भाई? गॉस प्रमेय बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, टोटल फ्लक्स पासेस फ्रॉम एनी सरफेस इज 1/ε0 मल्टीपल ऑफ चार्ज, यानी Q इंटू 1/ε0 का जो वैल्यू होगा किसके बराबर हो जाएगा? फ्लक्स यानी फाई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाई का तो फाई ही रह जाएगा, Q इंटू 1 Q और बाई में ε0, जहां पे Q मतलब क्या है? Q मतलब आवेश यानी चार्ज है, और ε0 मतलब क्या? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान याद होगा आपको? 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। क्लियर है ना? अच्छा, Q मतलब आवेश है, फ्लक्स तो फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कमेंट में आपको यह भी बताना है कि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? क्लियर है ना? बोलिए, याद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। हो सकता है कि यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आए, तो 5 मार्क्स में ऐसे नहीं बनेगा। 5 मार्क्स में ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा, उसका अलग से वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक तथा बीमा लिखें। What do you mean by इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। एसआई यूनिट भी लिखना है और डायमेंशन फॉर्मूला भी। चलिए देखते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। क्लियर है? प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम भी हो सकता है या फिर वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। आगे देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड इन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। चलिए इसके बारे में, इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q। बहुत लोग ऐसे भी होंगे कहेंगे इसका डिफिनेशन हमको नहीं याद है। अरे ये फॉर्मूला याद कर लो ना, E = F/Q। F का मतलब क्या? स्थिर वैद्युत बल। F का मतलब क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युत बल। और Q मतलब आवेश। और E मतलब क्या होता है? विद्युत
तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? कैसे डिफिनेशन बनाएंगे अगर फॉर्मूला याद हो गया तो? क्या है? बटा है ना, बटा को बोलेंगे प्रति एकांक, बटा को क्या बोलेंगे? प्रति एकांक। उसके बाद नीचे चला हो जाए, नीचे का क्या मतलब है? आवेश है। क्यू मतलब क्या? आवेश है। प्रति एकांक आवेश, ऊपर बल है ना, तो क्या बोलेंगे? पर लगने वाले। क्या यूज करेंगे? पर लगने वाले। क्लियर है? फिर से बटा को क्या बोलेंगे? प्रति एकांक। फिर आ जाओ नीचे, क्या है? आवेश पर लगने वाले, क्या? ऊपर स्थिर वैद्युत बल को क्या कहते हैं? विद्युत तीव्रता कहते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, वो भी याद कर लेना आप लोग। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद रखना। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं आपको, इससे रिलेटेड फॉर्मूला में क्या रह सकता है, देख लीजिए। E इक्वल टू पहला फॉर्मूला तो हो गया F अपॉन में Q। यहां से फॉर्मूला ये भी पूछ देता है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर भेज दो, Q इंटू E। E इक्वल टू ये भी फॉर्मूला हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। तीसरा एक और तरीके से पूछा जाता है कि विद्युत तीव्रता का मान किसके समानुपाती होता है? ऐसे दिया रहता है E इक्वल टू R⁻², यानी R इनवर्स 2। ये जो कांस्टेंट टर्म है गायब कर दे चार्ज को भी, और ये R स्क्वायर को ऊपर लेके चला गया, क्या हो गया? R का पावर -2। तो ये भी रह सकता है ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में। क्लियर है? अच्छा, आगे देखिए, इंग्लिश में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज। क्लियर है? E इक्वल टू ये भी फॉर्मूला हो सकता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, या E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनवर्स 2 भी हो सकता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई? MLT_A। यहाँ पे T का इनवर्स 3 है और A का इनवर्स 1 है। क्या याद रखना है? 1131 याद रह सकता है आपको। 1131 बताया ना, कोड इसका होता है, कोड से याद करेंगे। 1131 लिख दिए, MLT और A। I भी लिख सकते हैं, A के जगह I भी लिखा जा सकता है। अच्छा, M के जगह 1 कोई जो भी नहीं प्लेस नहीं कर सकते हैं। L के जगह 1 कोई दिक्कत नहीं। T के जगह पे -3 और A के जगह पे -1 घेर दिए क्लोज इंटरवल में। ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए भी आपको बताया गया, कैसे निकालोगे वो भी देख लो जरा सा। चलिए इरेज कर देते हैं, यहाँ पे जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं, बता देते, इतना में तो निकाल लेंगे हम। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। E इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा ना भाई, फोर्स अपॉन में चार्ज, यानी बल बटा में आवेश। फोर्स के लिए क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला MLT इनवर्स 2। याद कर लो फोर्स का फॉर्मूला MLT इनवर्स 2। ये भी निकालने के लिए बताया आपको, अगर नहीं आता है तो बताइएगा, हम बता देंगे। चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? AT। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला AT। अब देखिए ध्यान से, M का M ही रह जाएगा, L का L ही रह जाएगा। T देखो एक नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस में, 2 पहले से एक और हो जाएगा, कितना? 2 और 1 3। अच्छा, A प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या में? माइनस में। निकल गया ना डायमेंशन फॉर्मूला, निकालने भी आ गया हमें। क्लियर है? चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डायमेंशन फॉर्मूला 1131 कोड रहेगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्लिक नहीं हुआ। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखिए, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इससे बने निकाय को, निकाय यानी सिस्टम को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब दो आवेश, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, इसको कुछ दूरी पर यानी कुछ डिस्टेंस पे क्या कर दें? रख दें, तो इससे जो व्यवस्था बनता है यानी जो सिस्टम बनता है या जो निकाय बनता है उसी को क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में व्हेन टू सिमिलर मतलब सेम सेम बट अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, सिमिलर और अपोजिट चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड कर दें, देन सिस्टम प्रोड्यूस बाय इट, जो इससे सिस्टम बनता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी दो चार्जेस ले लो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और उनको कुछ डिस्टेंस पे क्या कर दो? प्लेस कर दो, तो इससे जो सिस्टम बन जाता है उसी सिस्टम को क्या कहते हैं? डाइपोल। डाइपोल का लेंथ कितना लेके चला जाता है? 12, और डाइपोल का टोटल चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज कितना होता है? 0, क्योंकि पॉजिटिव जितना होगा उतना ही निगेटिव होता है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा।
क्लियर है ना, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, क्या किसी वस्तु को आवेशित किया जाए, कोई वस्तु है जिसको आवेशित कर दे तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा? क्या ऐसा होगा कि किसी वस्तु को आवेशित कर दें यानी उस पर चार्ज डाल दें तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा? इज मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन इट इज चार्ज्ड? क्या ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो जाएगा जब उसको चार्ज कर देते हैं यानी उस पर चार्ज दे दिया जाता है? चलिए आंसर देखते हैं। हाँ, किसी वस्तु का आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा भाई? क्योंकि आवेशन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग किया जाता है। आवेशन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करना, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग किया जाएगा, उसके द्रव्यमान के बराबर उसके वस्तु का द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाएगा यानी बढ़ या घट जाएगा। चलिए इसको समझते हैं कैसे। सपोज कर लो कि ये कोई वस्तु और इसको हम लोग आवेशित कर रहे हैं। पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या कर ले रहे हैं, धनावेशित। तो धनावेशित कर रहे हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, बाहर निकाले होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तभी ना उस पर क्या होगा, धनावेश होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें से पहले से सपोज कर लो कि 10 इलेक्ट्रॉन हो, मान लो, लेट कर दिए। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 8 ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कुछ भार भी तो होता है, कुछ तो भार होता है, ठीक है, बताना है कमेंट में कितना भार होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कुछ भार होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का डबल भार होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो भार होगा इसका भार पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना इसका भार होगा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, 2 इलेक्ट्रॉन का जो वजन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसका वजन भी तो लेके निकला है, यानी उसके भार में क्या आ जाएगी, कमी। कब? जब वस्तु को क्या करें, धनावेशित करें। अच्छा, ऋणावेशित करके भी देखते हैं। ऋणावेशित के केस में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया गया होगा, डाला गया होगा। तो मान लो पहले से 10 था ना जी इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए तो अब कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन का यानी पहले से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का भार भी पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसमें बढ़ जा रहा है। कौन से आवेश में? ऋणावेश में वस्तु का भार क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और धनावेश के केस में वस्तु का भार क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। समझ में आ गया ना आपको? चलिए इंग्लिश में देखते हैं। यस, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट it change when it is charged because while charging, जब चार्ज करते हैं an object some electron is gained or lost, जब इसको चार्ज करते हैं तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को या तो वो गेन कर लेता है या लूज कर देता है। अच्छा, मास ऑफ लूज और गेन इलेक्ट्रॉन अपीयर और डिसअपीयर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्या होगा, जो लूज या फिर गेन इलेक्ट्रॉन होगा उसका मास अपीयर भी हो सकता है, डिसअपीयर भी होता है। दैट्स व्हाई मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इस वजह से ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाता है। समझिए, सपोज कर लो ये एक एटम है और इस पे कुछ चार्ज है, मान लो कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है। तो पॉजिटिव करने का मतलब कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, रिमूव किया होगा। तो सपोज कर लो कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे बताइए, 9 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। कितने? 9। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा, 9 इलेक्ट्रॉन बचा तो पहले से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा वो अपना मास भी तो बाहर लेके गया होगा, ठीक है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका मास पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हम इसको कैसे चार्ज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज करेंगे। अच्छा, जब एक ऑब्जेक्ट को इसमें निगेटिव चार्ज, मान लो कि पहले से 12 इलेक्ट्रॉन था, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो पहले की अपेक्षा अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन आया होगा तो अपना मास भी लेके नहीं आया होगा, खाली इलेक्ट्रॉन आएगा, उसका मास कुछ तो होगा 3 इलेक्ट्रॉन का। 3 इलेक्ट्रॉन का मास इस पे आ जाएगा, यानी पहले से इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कब होगा, निगेटिव के केस में। पॉजिटिव चार्ज जब बनाते हैं तो मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज जब बनाते हैं तो इसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है ना? तो समझ में आ गया ना आपको क्या था ये सवाल, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका मास क्या होगा, चेंज होगा। हाँ भाई, चेंज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मास घट जाएगा, और नेगेटिव चार्ज करेंगे यानी ऋणावेशित करेंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल।
ये इस वीडियो का दूसरा सीरीज है। अगले सीरीज में हम लोग मिलते हैं और अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे, उसमें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सब लोग क्या करेंगे, उसको नोट करके एक कॉपी में रख लेंगे, ताकि आपके एग्जाम टाइम में इन्हीं सब प्रश्नों को देख के चला जाना है और आपका काम हो जाएगा। 5 मार्क्स वाला भी आएगा, 5 मार्क्स वाला भी आएगा, उसका भी हम 10 से 15 क्वेश्चन कलेक्ट करके देंगे। कितने? 10 से 15, और उसी में से आपका कोई 3 बनाना होता है, लेकिन 6 लड़ेगा। 10-15 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से 6 क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो है कम से कम मान के चलिए 101 या 151 कम से कम तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे ही होंगे, और पूरे बुक से बताएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।